Hello everyone. In the previous video, we all have seen the types of egg on the basis of the concentration of yolk content, distribution of yolk content, and in the presence or absence of the shell of the egg. Now in this video, I am going to start with the egg on the basis of the embryonic development. We will see first of all egg on the basis of embryonic development, and after that we will move to the part of cleavage. Cleavage we will study also little bit in this video. So now let us start with the type of egg on the basis of embryonic डेवलपमेंट. इस बेसिस पे एग जो है हमारे बेसिकली इट इज़ ऑफ टू टाइप. एक को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट. डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट. तो दो टाइप है हमारे पास एग के ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सो डिटर्मिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज mosaic egg, and the indeterminate is also called as a regular egg. We will see why it is called like this. Now first of all, the fate of each part of egg is predetermined. जो हर एक पार्ट है एग का पर्टिकुलर, वो प्रीडिटरमाइंड है कि ये किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने वाला है या ये कौन सा ऑर्गन बनाएगा. सो फेट of each part of egg is predetermined. प्रीडिटरमाइंड है इसीलिए हमने इसको नाम दिया है डिटर्मिनेट. जो फेट है उसका वर्क जो है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एग वो पहले से ही फिक्स है. सो यहाँ क्या होगा, द फेट ऑफ each part of egg is not predetermined. So predetermined नहीं है. अब देखते हैं इसका फ़ायदा या नुकसान क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा यहाँ पे प्रीडिटरमाइंड है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है एग का वो किस ऑर्गन या स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने वाला है. सो वी कैन कंसीडर इफ any portion of egg is removed, anyhow if it is removed, so that organ will not differentiate. Why it will not differentiate? As we all know कि each part is predetermined. जो एग का पर्टिकुलर पार्ट है वो प्री डिटरमाइंड पहले से ही तय है कि ये कौन सा पोर्शन बनाने वाला है. तो अगर कोई पार्ट वहाँ से रिमूव हो जाता है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं बन पाएगा जिससे वो डिफरेंशिएट होने वाला है. सो बेसिकली इट इज़ सीन इन इंसेक्ट एग. किसमें देखा जाता है, इंसेक्ट एग में ऐसा पाया जाता है कि वो प्री डिटरमाइंड रहते हैं कि कौन सा ऑर्गन बनाएंगे. इसीलिए डिटर्मिनेट और मोज़ैक एग बोले जा रहे हैं क्योंकि इनमें से जो पार्ट निकल गया वो पार्ट नहीं आएगा, डेवलप नहीं होगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा. तो इसीलिए इसको मोज़ैक एग बोलते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर दिस वन. इफ़ द फेट ऑफ ईच पार्ट ऑफ एग इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड, आफ्टर दैट इफ एनी पोर्शन ऑफ एग इज़ रिमूव्ड. अब हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. तो यहाँ तो पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं था, तो इसलिए अगर कोई पोर्शन निकाल भी देते तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है. सो देन ऑल्सो एम्ब्रियो विल ग्रो नॉर्मली, विल ग्रो और डिफरेंशिएट नॉर्मल. क्यों? क्योंकि ये पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं थे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाने वाला है. तो किसी भी पार्ट से वो दूसरा वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है. एग्जाम्पल हम कंसीडर कर सकते हैं मैमल्स.
So hope you all have got the type of egg on the basis of embryonic development. So let us start the cleavage. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीवेज पोर्शन पढ़ने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या होती है. तो फर्टिलाइजेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है प्रीवियस चैप्टर में. सो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जो होता है वो क्या मिलता है हमको, जाइगोट मिलता है. अब ये जो जाइगोट बन रहा है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है बेसिकली. अब क्या होता है, फॉर डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इट अंडरगो द सेवरल साइक्लिक माइटोटिक डिवीजन. क्यों भाई, ये डिप्लॉयड बना हुआ है और बॉडी की सेल भी कैसी होनी चाहिए, डिप्लॉयड होनी चाहिए. तो माइटोसिस होगी, मियोसिस तो होगी नहीं. सो फॉर डेवलपमेंट इट अंडरगो several cycle of mitotic division. One thing is very important, without entering in any growth phase. आप ऑलरेडी सेल डिवीज़न चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ग्रोथ फेज आती है, G1 G2 फेज आपने पढ़ा होगा. सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, G1 एंड G2 फेज विल बी एब्सेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट फर्दर सेल्स फ्रॉम द जाइगोट. और इसी को हम क्या बोलेंगे. सो इस कंडीशन में क्या होगा, M phase will directly enter into S phase, then again it will come to the different M phase. तो हो क्या रहा है, M phase से किस में आ रहा है, S phase. S phase में क्या होता है हम जानते हैं, सिंथेसिस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, DNA का यहाँ पे सिंथेसिस होता है. S phase में आएगा, फिर से वापस किस में चला जाएगा, M phase में. G1 और G2 फेज क्या होंगे, एब्सेंट रहने वाले. इस तरीके से डिवीज़न आगे बढ़ती है. वी कैन से द सीरीज ऑफ सेल डिवीज़न इज कॉल्ड एज क्लीवेज, इन विच द सेल साइज डिक्रीजेज एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज. सिंपल सी बात है, ग्रोथ फेज है ही नहीं, G1 और G2 फेज नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ फेज नहीं आ रहा है. और अगर ग्रोथ फेज नहीं आएगा तो सिंपल सी चीज़ है कि बिना ग्रोथ फेज के सेल की साइज़ इंक्रीज नहीं होने वाली. लेकिन फिर भी डिवीज़न लगातार होते जाएगा तो सेल का शेप क्या होता जाएगा, साइज़ कैसा होता जाएगा, छोटा हो जाता है, होता जाएगा. तो हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं द सीरीज ऑफ सेल डिवीज़न इज कॉल्ड क्लीवेज. इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्लीवेज बोल रहे हैं. इन विच व्हाट इज हैपनिंग, इन विच सेल साइज, बेसिकली सेल साइज जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इन विच सेल साइज साइज इज डिक्रीजेज, सेल साइज डिक्रीजेज बट द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज. क्यों भाई, क्योंकि उसमें ग्रोथ फेज नहीं है, तो साइज लगातार डिवीज़न की वजह से क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे. और जब भी हम अगर देखें, क्लीवेज जो है वो कब स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन से 30 to 36 आवर लग जाते हैं क्लीवेज में. सो वी कैन से दैट द क्लीवेज स्टार्ट्स आफ्टर 30 to 36 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन के 30 से 36 घंटे बाद ही ये क्लीवेज स्टार्ट हो पाती है. अच्छा, क्लीवेज किसकी वजह से हो पाता है, तो जो स्पर्म के जो नेक पार्ट में आपने पढ़ा था, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, उसकी वजह से ये क्लीवेज स्टार्ट हो पाता है. बेसिकली लेट अस कंसीडर, अगर हम देखें, दिस इज़ व्हाट, द जाइगोट, ये जाइगोट है. अब इसमें फर्स्ट क्लीवेज आएगा तो क्या होगा, जस्ट सपोज ये इस प्लेन से कटा, नेक्स्ट दूसरा क्लीवेज आया, तो एक प्लेन था, दूसरा और वो. तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ सेल तो बढ़ गया लेकिन साइज़ क्या हो गई, छोटी हो गई. तो यहाँ पे होता क्या है, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो है सेम रहता है, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, बट सेल साइज बिकम स्मॉलर, या क्या हो जाएगी, सेल साइज लगातार डिक्रीज हो जाएगी, एज वी ऑल कैन सी हियर. जिसके रिजल्ट से क्या मिलता है हमको, ब्लास्टोमियर मिलते हैं. जितने भी सेल्स ये बन रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, ब्लास्टोमियर. सो द रिजल्टेंट cells are called as
ब्लास्टोमियर, ये भी हमने समझ रखा है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ यॉर्क कंटेंट ही हमने कंसीडर किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग। उसी बेसिस पे हम देखें कि यॉर्क अगर ज़्यादा होगा तो क्या क्लीवेज पूरी हो पाएगी। अगर यॉर्क ज़्यादा होता है तो क्लीवेज पूरी नहीं हो पाएगी, बिकॉज यॉर्क एक डेंस मटेरियल है तो उससे पूरी क्लीवेज नहीं हो पाती। लेकिन अगर यॉर्क कंटेंट कम होगा तो क्लीवेज अच्छे से हो जाएगी। तो अगर हम कंसीडर करें कि माइक्रोलेसिथल में क्या होता है, यॉर्क कंटेंट कम होता है तो वहाँ से आसानी से उसमें क्या हो सकता है, पूरा क्लीवेज होगा, कंप्लीट क्लीवेज होगा। लेकिन अगर हम कंसीडर करें मीजोलेसिथल या मैक्रोलेसिथल, इन सब में क्या होता है, ज़्यादा यॉर्क कंटेंट होता है तो कंप्लीट क्लीवेज इसमें नहीं हो पाता है। क्लियर। तो जिसमें भी कंप्लीट क्लीवेज अगर ना हो पाए तो हम इसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। क्यों इसमें कंप्लीट क्लीवेज नहीं हो पाता है, बिकॉज इसमें क्या होगा भाई कि यॉर्क कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए इनकम्प्लीट क्लीवेज होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसमें हमको क्या दिखेगा कि यॉर्क कंटेंट कम है, जैसा कि हम एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल में देख सकते हैं कि क्लीवेज यॉर्क कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से आसानी से क्लीवेज कंप्लीट हो पाता है। और कंप्लीट होगा तो कंप्लीट क्लीवेज का नाम इसको देते हैं, कौन सा बोलेंगे, होलोब्लास्टिक। तो दो हमको पढ़ने हैं क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक, जिसको मैंने शॉर्ट में भी आपको बता दिया कि मीरोब्लास्टिक में मैक्रो और मीजोलेसिथल एग आएंगे आपके, और होलोब्लास्टिक में आपका एलेसिथल और आपके माइक्रोलेसिथल आएंगे। जिसके अंदर हम मीरोब्लास्टिक में और इंटरनली पढ़ने जाएंगे तो हमको टीलोलेसिथल भी मिलेगा, हमको सेंट्रोलेसिथल भी मिलेगा, क्लेडोइक भी मिलेगा, ये सब हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन द चैप्टर विल बी फिनिश्ड आउट इन द नेक्स्ट क्लास ओनली। So thank you so much for now. Hope you all have understood the things which I have taught. Thank you so much.